मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विगत वर्षों में 2020 से लेकर के 2024 के दिसंबर तक जितने प्रश्न पीवाईक्यू में लगे हैं, सभी प्रश्नों को ईयर वाइज ईयर हम लोग देखेंगे, जिसमें से हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं 2020 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जून 2020 में प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछा गया था उसको आज हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कैपिटल में मिशन जेआरएफ MISSION मिशन जेआरएफ डालेंगे। मिशन जेआरएफ 2025 तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। यहाँ समय समय पर दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज़ होती है, टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज़ किया जाता है, मिक्स क्यूज़ भी किया जाता है। परीक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए हर तरह के यहाँ क्यूज़ यथासंभव प्रयास हम लोग करने का करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे अब क्लास को देखेंगे। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब देखिएगा, एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ प्रश्न बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग दृष्टि में ये रखेंगे, प्रश्न एनालिसिस करते इसमें ये सारी बातें हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि किस भाग से ये प्रश्न जो है यूनिट 1 से पूछा गया, यूनिट 1 के प्रश्न कहाँ से कितने और कैसे बन रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि हमें परीक्षा दृष्टिकोण से पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला जो है प्रश्न, वह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। व्याकरण का एक तत्सम और तद्भव, संस्कृत से जो शब्द आए हैं जो सीधा सीधा आ गए उन्हें तत्सम कहा गया, जो सीधा सीधा ना के प्रवृत्ति रूप में हम ग्रहण किए हैं उसे तद्भव कहा जाता है। तो यहाँ पूछा रहा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसका मतलब कि तत्सम है, यानी कि डायरेक्ट जो संस्कृत से आया है। तो यहाँ जो आंसर है वह वायु है। वायु का अर्थ क्या होता है? हवा। दिए हुए विकल्पों में से वायु तद्भव शब्द न होकर के तत्सम के अंतर्गत आता है, जबकि कान, काज, आखर तद्भव शब्द जिसके तत्सम शब्द कर्ण, जो डायरेक्ट संस्कृत से है सीधा से, कर्ण, कार्य, अक्षर होंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। अब यहाँ देखना पड़ेगा कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। इसका आंसर जो है वह जलद है। उपयुक्त प्रश्नों का सही विकल्प जलद होगा। जलद जल, पानी अथवा दौ यानी देने वाले शब्दों से मिलकर बना, यानी कि 2 शब्दों से जो मिलकर के शब्द बने हैं और दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ ग्रहण करते हुए, जैसे जल और दौ दोनों शब्द अपना अपना अर्थ भी रखते हैं। तो जल अर्थात पानी, दौ अर्थात देने वाला, तो जलद, जलद मतलब क्या हो गया, मिलकर बना आता है यौगिक शब्द। जबकि नाक, कान और पर रूढ़ शब्द अंतर्गत आता है। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? जिसको अगर रूढ़ शब्द कोई भी शब्द को लेते हैं, अगर संधि विच्छेद करने के बाद जिन 2 शब्दों से मिलकर वो नया जो शब्द बना होता और दोनों जो शब्द जो बने हैं उनका एक स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ कहते हैं। तो यहाँ कहा गया यौगिक है लेकिन रूढ़ नहीं है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अब देखिए, आप लोग भारत के जब भाषा का विकास हम लोग पढ़ेंगे तो आर्य भाषा से ही हमारे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, फिर हिंदी आया है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, तो यहाँ अरबी सिर्फ दिया हुआ है। तो अरबी जो है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जो फारसी है, यूनानी है, लैटिन, ये सब अरबी आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। विकल्पों में दी गई भाषाओं में अरबी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती, अपितु यह शामी भाषा के अंतर्गत आती है। जबकि लैटिन, यूनानी एवं फारसी आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे कि तारीख, निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है तारीख, यानी कि तारीख कहाँ से आया है? पांडुचेरी से आया, पांडुचेरी से आया है, या फिर अरब से आया है, अरबी है या तुर्की है या हिंदी है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ जो इसका आंसर जो है वो तारीख क्या, एक अरबी भाषा, तारीख एक कैसा है, अरबी भाषा है। इसमें जो दिया हुआ पहला ऑप्शन है वो
पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाल, पोर्चुगीज, तुर्की, हिंदी, ये शब्द दिए हुए, जिसमें से अब तारिक भाषा जो है वो कहाँ से, अरब से आया हुआ। तारिक शब्द अपनी अरबी भाषा का है। आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि अरबी भाषा के अन्य शब्द, जबकि पेरू, पादरी आदि पुर्तगाली भाषा को पोर्चुगीज भाषा कहते हैं। ठीक है। उर्दू, तोप, तमगा जैसे शब्द तुर्की भाषा है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। जो व्याख्या नीचे दिया उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? तो 9 नाथ और 84 सिद्ध होते हैं। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या? 9 नाथ और 84 सिद्ध होते हैं। तो नाथों की संख्या कुल कितनी होती है? 9 होती है। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुक्ल नाथों की संख्या 9 है। 9 नाथ के नाम क्रमशः इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, या गुरछप्पा इसी को कहा जाता है। गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन ये सब जो नाम है वह नवनाथ में आते हैं। आगे है कि नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छई, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, छोई जाई सो बाह्य नाड़िया। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य का है? यानी कि यह देखना कि यह जो पंक्ति पूछा गया है वह किनका है। तो यह जो पंक्ति जो पूछा गया है वह जो है कनहप्पा का है। किनका है? वह जो है कनहप्पा का। ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा याद, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, छई जाई सो बाह्य नाड़िया। यह जो है इसका हम लोग थोड़ा व्याख्या देख लेंगे कि प्रश्न दी गई पंक्ति में से नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, छोई जाई सो बाह्य नाड़िया, सिद्ध कनहप्पा, यानी 84 सिद्धों में से कनहप्पा का भी नाम आता है। वही सिद्ध कनहप्पा, क्या इन चीज को याद रखिए, सिद्ध है कनहप्पा। जबकि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता। लुहिप्पा और डोंबिप्पा प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्रव्यश्रय काव्य के रचयिता कौन है? द्रव्यश्रय काव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है वो हेमचंद्र हैं। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्रव्यश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद्र हैं। इस काव्य की रचना हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। जबकि पुष्पदंत अभ्रंश के कवि हैं। पुष्पदंत किसके कवि हैं? पुष्पदंत अभ्रंश के कवि हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ त्रिशठी महापुराण किनकी रचना है? पुष्पदंत की है। इन्हें अभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। तो पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा है। मेरुतुंग ने क्या? प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा है। आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। तो आदिकालीन विद्याधर जो कवि हैं उनकी रचनाएं कहाँ मिलती है? प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। अगला है कि मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? यानी कि काल विभाजन जब हम देखेंगे तो यह किस कवियों के द्वारा काल विभाजन में से एक नामकरण ये भी है। तो यह किसका है? यह है ग्रियर्सन का। कहाँ है ग्रियर्सन? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता नामकरण जॉर्ज अब्राहम, इनका पूरा नाम क्या? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया अथा उचित उत्तर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होगा। निम्नलिखित में कौन सा निबंध का तात्विक विशेषता नहीं है? निबंध के कई विशेषताओं में से एक विशेषता जो है वह इसमें से नहीं है।
तो इसमें से कौन सा है? संवादात्मक, यानी कि निबंध जो लिखा जाता है वो संवाद के रूप में कभी नहीं लिखा जाता, जबकि नाटक जो होता है वो संवाद के रूप में लिखा जाता है कि चाणक्य ये कहे, फिर चंद्रगुप्त ये कहे, सिंहरण ये कह रही अलका, तो वो संवादात्मक हो सकता है। लेकिन निबंध में ऐसा नहीं होता। निबंध क्या होता है कि आप डायरेक्ट किसी स्टोरी को पकड़े, उसका विवरण देते गए, विवरणात्मक रूप से आप उसका लिख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा एक तात्विक विशेषताएं नहीं है, संवादात्मक नहीं है। बाकी अवंती है, विचारात्मक है, आत्मव्यंजकता है। संवादात्मक निबंध का तात्विक विशेषता नहीं है, बल्कि नाटक की विशेषता में आएगा। हमने अभी जो बात है कि वह नाटक की विशेषता में आएगा, जबकि अवंती विचारात्मक और आत्मव्यंजनात्मक निबंध का तात्विक विशेषता है। त्रिशंकु के नाटककार, आप लोग एक चीज याद रखिएगा, त्रिशंकु नाटक भी है, कहानी भी है और निबंध भी है। तो आप लोग याद रखें, यहाँ पूछा जा रहा है त्रिशंकु के नाटककार कौन है, तो नाटककार यहाँ कौन होगा? बृजमोहन शाह हो गए। नाटककार कौन हो जाएंगे त्रिशंकु के? त्रिशंकु किसका नाटक है? बृजमोहन शाह के। त्रिशंकु नाटक के नाटककार बृजमोहन शाह हैं। त्रिशंकु एक व्यंग प्रधान नाटक है। त्रिशंकु कैसा? एक व्यंग प्रधान नाटक है। नाटककार ने त्रिशंकु में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते हुए मूल्यों पर चोट किया है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की तिलचट्टा किसकी रचना है? तिलचट्टा जो है वह मुद्रा राक्षस की रचना है। और फिर तिलचट्टा किसका? मुद्रा राक्षस की रचना है। रसगंधर्व मणि मधुकर का। रसगंधर्व किनका है? मणि मधुकर की रचना। तथा देवयानी का कहना है रमेश बख्शी का चर्चित नाटक है। देवयानी का कहना है किसका? रमेश बख्शी का चर्चित नाटक है। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? अब देखिए, आप लोग को समझना पड़ेगा, निबंध भी कई प्रकार का। ललित निबंध क्या होता है? ललित जो हास्य प्रधान हो, जिसमें सौंदर्य, हास्य प्रधान कमोबेश रहता है, लेकिन सौंदर्यता उसमें ज़्यादा, जो सौंदर्य प्रधान निबंध होंगे उसे ललित निबंधकार कहते हैं। ललित मतलब क्या होता है? सुंदरता, सौंदर्य जिसमें बहुत भरा पड़ा हो। ठीक है, तो वह कौन से नहीं है? तो इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो ललित निबंधकार नहीं है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछेंगे कौन ललित निबंधकार है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर। ललित निबंध कौन कौन से हो गए? अशोक के फूल किसकी यह रचना है? तो यह जो रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कुटज और आलोक पर आदि प्रमुख है। विद्यानिवास मिश्र की जो ललित निबंधों में चितवन की छां किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। हल्दी दूबे, तुम चंदन हम पानी, आंगन पंछी और बंजर मन आदि किसका? बंजारा मन आदि किसका? यह जो है विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है। जबकि कुबेरनाथ राय का जो प्रिय नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी आदि प्रमुख निबंध ललित निबंध है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि जो वह कई भाग में, चिंतामणि 1 भाग 2 3 ऐसे करके हैं। तो चिंतामणि का जो है वह का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह, जिसमें मानवीय विकार, मनोविकार संबंधी एवं सैद्धांतिक निबंध। मनोविकार क्या होता है? जो विश्लेषणात्मक तरीके से आप देखेंगे, जिसमें यौन से संबंधित बहुत सारी बातें की उसे मनोविकार संबंधी कहते हैं। और इसमें जो सिद्धांत की बातें को उसे सैद्धांतिक निबंध कहते हैं। तो ये दोनों किसमें? चिंतामणि में सम्मिलित है। अगला है, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? यह जो है वह उपन्यास है। आप लोग उपन्यास को जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले यूनिट 6 का जो उपन्यास है उसमें सबसे पहले सारे उपन्यास को एक बार आप लिखेंगे। उपन्यास को लिखने के बाद उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद उसके रचनाकार का नाम लिखेंगे। रचनाकार का लिखने के बाद उसका प्रकाशन वर्ष ये जरूर याद रखिएगा, और कौन कौन उसके मुख्य पात्र हैं। यहाँ से आपका हर एक वर्ष 1 से 2 प्रश्न आपको हमेशा पूछ लिया जाता है। आजकल का जो 2024 में या 25 में जो ट्रेंड चला हुआ वह प्रश्न कैसे पूछते हैं? पात्रों के नाम दे देते हैं और उसके बाद वो पात्रों के अनुसार आपको उपन्यासकार पे जाना, उपन्यास पे जाना, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पे आपको जाना, वहां से उसको क्रम में सजाना। अगर आप ये तीनों पार्ट किए हुए रहते, उपन्यास, उपन्यासकार और उसका रचनाकार, ये तीनों याद रहेगा तो आराम से आप उसको सजा सकते हैं क्रम में। तो यह जो है यह अंग्रेजी ढंग से लिखा हुआ पहला उपन्यास है। उसका उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। जो किसका है? ब्रज परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वह जो है
लाला श्रीनिवास दास का है। यह कौन है? परीक्षा गुरु। परीक्षा लाला ब्रज किशोर मुंशी चुन्नी लाल श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष 1882, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना? 1882। उपन्यास के पात्र है भाग्यवती 1887, सरदाराम फिल्लोरी। भागवती किसका है? सरदाराम फिल्लोरी का है। फिल्लोरी, इसका प्रकाशन 1887 का। एवं नूतन ब्रह्मचारी 1886, नूतन ब्रह्मचारी का कब है? 1886। तथा रहस्य कथा 1879 उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। अगला है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? क्या है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया? तो यह किस उपन्यास में किया? सात नदियां एक समुंदर में किया गया। सात नदियां एक समुंदर में। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण नासिरा शर्मा का उपन्यास, यह सात नदियां एक समुंदर किसका? नासिरा शर्मा की है, में किया गया है। वे दिन उपन्यास के लेखक निर्मल वर्मा। वे दिन उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। जबकि लाल पसीना किसका? अभिमन्यु अनंत का है। दूसरी तरफ महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। सीता हरन तात जनी कहिए पिता सन जाई, कहियूं पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं ही दासन जाई। उक्त उदाहरण कौन सी ध्वनि है? उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। सीता हरन तात जनी केहूं पिता संजाई, मतलब सीता हरन तात जनी केहूं पिता संजाई, मैं जो राम तो कुल सहित कहीं दासनन जाई। पंक्तियों में अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। ध्वनि मुख्य दो प्रकार की है। तो ध्वनि मुख्यतः कितने? दो प्रकार की होती है। पहला लक्षणा मूलक ध्वनि, पहला कौन सा होता है? लक्षणा मूलक ध्वनि। दूसरा अभिधा मूलक ध्वनि। फिर लक्षणा मूलक ध्वनि के भी भेद अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि एवं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। जहाँ वाच्यार्थ का सीधा अन्वय नहीं हो पाता, वहाँ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने से संबंधित किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है। अर्थात जब वाच्यार्थ अर्थांतर में संक्रमित हो जाए उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। अगला है देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का अवलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? यह कथन जो है मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लगना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं एक बार। बी आंसर है। यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही, यह जो कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या है? देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का अवलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का अवलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो चिंतामणि भाग 2 में, चिंतामणि भाग 2 के निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य से लिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंधों में संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन तथा श्याम सुंदर दास के निबंधों में साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में कुटज, आलोक पर्व आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें यह तय करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथनों का चयन करना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, तो यह
बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि अरस्तू का जो अनुकरण सिद्धांत था प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत से। अरस्तू क्या कहते हैं कि हम जो देखते हैं उसको डायरेक्ट ग्रहण करके लिख देते हैं। अब प्लेटो कहते हैं ऐसा नहीं है, हम किसी चीज़ को अगर ग्रहण करते हैं तो उसको हम ग्रहण करने के बाद उसमें अपनी मौलिकता जोड़ते हैं, फिर उसको हम कविता के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यह तात्पर्य कि वह हमसे डायरेक्ट नहीं, अपनी उसमें मौलिकता भी देते हैं। तो यह अरस्तू और प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत में अंतर है। अरस्तू ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। यह क्या कहते हैं कि अरस्तू ने स्पष्ट कर दिया कवि और चित्रकार का माध्यम अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। प्लेटो का अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। प्लेटो ने अनुकरण के सभी कलाओं का एकता का सामान्य आधार माना है, ये भी बिल्कुल सही है। अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत से अनुकरण मात्र है, यह गलत है। अनुकरण मात्र कैसे है? प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं अगर हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद हम उसमें क्या अपनी मौलिकता जोड़ते हैं। सीधा अनुकरण कहाँ कर रहे हैं, सीधा कॉपी डेट कहाँ कर रहे हैं, उसमें अपनी मौलिकता जोड़ते हैं, फिर हम उस चीज़ को कला के रूप में कविताएं वगैरह रचना करते हैं, तो वो फिर उसमें मौलिकता जुड़ गई। फिर अनुकरण सिद्धांतों का अनुकरण मात्र कहाँ हो पाया है, इसलिए यह गलत है। दिए गए विकल्पों में से अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत से अनुकरण मात्र है, यह कथन सही नहीं है, जबकि अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल भिन्न। अरस्तू ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार का माध्यम अलग अलग है, जबकि प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता सामान्य आधार माना। कथन पूर्णतः सत्य है जो अरस्तू और प्लेटो को दार्शनिक विचारों में मेल खाते हैं। दार्शनिक विचार तो मेल खाते हैं, लेकिन दोनों का एक ही सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन का चयन करना है। वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया की कल्पना सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण, यह गलत है। सैमुअल टेलर कॉलिंस के विलियम वर्थ के गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों का मैत्रिक्य में एक महत्वपूर्ण कारण था, यह भी गलत है। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं, यह बिल्कुल सही है। कॉलरिज के अनुसार किसी कला की कृति मूल्य उसकी कल्पनात्मक में ही है, उससे बाहर नहीं है। इसका यह कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी चीज़ को रचना करते हैं, जब रचना करते हैं तो हमारे अंदर, हम जैसे पहाड़ को देखें, पहाड़ को सीधा ड्राइंग नहीं ना शुरू करते हैं, पहाड़ खड़ा है, नहीं, हम उसको जब अनुकरण करके उसमें अपना जो जोड़ते हैं, अपनी कला को जो जोड़ते हैं, हम उसको अपने अंदर की विशेषताओं को जब उभारते हैं, तब उसमें देखते हैं कि अपने उसको अपने ढंग से एक नया आकार देते हैं। तो वही कहता है उसको बाहर से नहीं, अंदर से वो चीज़ आता है, तो उसके बाहर से नहीं, इसलिए यह सही है। कल्पना को कॉलरिज केवल कर्तव्य सृजन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना उसकी भूमिका नहीं होती है, यह गलत है। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में है, उसके बाहर नहीं, कथन सही है, जबकि अन्य विकल्पों में कॉलरिज के साहित्य एवं कला संबंधी मान्यताओं से मेल नहीं हो रहा है। ध्यातव्य है कि बायोग्राफिया लिटरेचर कॉलरिज के प्रसिद्ध कृति जिसके अन्य कई मान्यता है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है? कॉलरिज का। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है? जब ये कॉलरिज का, यहाँ क्या दे दिया गया? वर्ड्सवर्थ का दे दिया, इसलिए यह भी विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? वह अलग मतदान सूची को लेकर के। पूना पैक्ट जो हुआ था, आप लोग पूना पैक्ट का नाम सुनेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि यहाँ जो दलित हैं, यहाँ जो अछूत हैं, उनको मत देने का अलग से अधिकार दिया जाए, क्योंकि वह अपना, अगर उसे वोट देने का अलग से अधिकार दे दिया जाएगा या उसे मत देने का अधिकार दे दिया जाएगा, तो वह अपना जो है वो चुन सकेंगे, अपने सदस्य को चुन सके, जिस सदस्य को चुन करके अपने नेतृत्वकर्ता को चुन सके, अपना MP MLA बना सकेंगे, जो उसका विकास पे ध्यान देंगे। वही, और ये कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे नहीं, वर्णाश्रम व्यवस्था बना रहे और ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसे भारत टूटने का डर है। अब वो अनशन पर बैठ गए थे, तो इसी चीज़ को लेकर के वह अलग मतदान सूची को लेकर के दोनों में मतभेद था। अलग मतदान सूची पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक
निर्वाचिका प्रस्ताव का विरुद्ध दलील पेश की थी। अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए अस्थायी दास्ता के रूप में ले लेगा, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद कायम नहीं रख सकता। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति को इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। अन्य दिए गए विकल्प असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो उत्तर आधुनिकता का तो कौन है? केंद्रवाद नहीं है। केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, जबकि विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीय कौन कौन? विकेंद्रीय, विखंडन, स्थानीयता उत्तर आधुनिकतावाद का तत्व है। आधुनिकता का अलग चरण उत्तर आधुनिकता का है। आधुनिकता का अगला चरण कौन है? उत्तर आधुनिकता है, जो निरंतर गतिशील है। उत्तर आधुनिकता का में कोई केंद्रवर्ती रूप नहीं बना या बन सकता, क्योंकि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार का विकेंद्रीकरण की सतत प्रक्रिया है। इसमें साहित्य, संस्कृति, दर्शन आदि तर्कवादी सिद्धांतों का विखंडन है, जिसमें स्थानीयता के गुण भी मौजूद रहते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनिस्थिरता शब्द से संबंधित विवाद किस लेख में हुआ था? तो वह जो लेख था वो बालमुकुंद गुप्त का था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बालमुकुंद गुप्त से हुआ था। अनिश्चितता में शब्द का जो अनिश्चितता, यह शब्द अशुद्ध लिखा गया था, तो इसी को लेकर के ऐसे नहीं ऐसे होता, उस पर फिर बहुत तरह के फिर टेंटे राम का टेंटे करते हुए ऐसे बहुत सारे लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थन में आ गए। बहुत सारे लोग बालमुकुंद गुप्त के नाम से आ गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने समर्थन में उपनाम से लेख लिखते थे, बालमुकुंद गुप्त भी अपने उपनाम से लेख लिखते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद बालमुकुंद गुप्त से हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युग के सक्रिय लेखक हैं। बालमुकुंद गुप्त क्या है? भारतेंदु और द्विवेदी युग के सक्रिय लेखन है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने का भी कड़ी बालमुकुंद गुप्त करते हैं। उनकी ख्याति उनके लेखक शिव शंभू के चिट्ठे, जो हम लोग निबंध यूनिट 9 में पढ़ेंगे, शिव शंभू के चिट्ठे से गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग्य परक होती है। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण एक मिनट, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। जिनके प्रसिद्ध निबंधों में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण शक्ति आदि प्रमुख है। किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। किशोरी दास वाजपेयी को कहा हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। उनके व्याकरण संबंधी कार्य सराहनीय है। उनके ग्रंथों में ब्रज भाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी, अच्छी निरुक्त आदि प्रमुख, जबकि पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्य सेवियों के इंटरव्यू में मैं इनसे मिला पुस्तक में संग्रहित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? मार्क्सवादी विचारधारा सबसे पहले क्या है आपको समझना पड़ेगा। मार्क्सवादी विचारधारा किसान के लिखा गया, और किसानों के लिए सिर्फ नहीं लिखा है, वैसे किसान जो संघर्ष कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने अधिकार के लिए किसी भी हद तक मारना काटना अहिंसात्मक रूप भी अपना सकते हैं। वो मुख्य रूप से पूंजीवाद के विरोध में है। मार्क्सवाद क्या मुख्य रूप से पूंजीवाद के विरोध में है। वह किसी भी तरह अपना अधिकार पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसमें क्या क्या निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो प्रतिकूल कौन सा है? तो वह इतिहास चक्र है। इतिहास चक्र क्या? इतिहास चक्र मतलब एक ही इतिहास पुनरावृत्ति की तरह होते रहे, यह नहीं चाहता वो। अगर आज आप राजा हैं तो कल रंक होंगे, कल रंक हैं तो फिर राजा होंगे, ऐसे वो चलता रहना चाहिए। लेकिन आप चाहेंगे कि एक ही आदमी कोई राजा है तो वो राजा बनते रहे। मार्क्सवादी उसके विचारधारा के प्रतिकूल में है। दिए गए विकल्पों के इतिहास में अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के पुत्र, जबकि सर्वहारा का अधिनायकत्व, वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है। ध्यातव्य के मार्क्सवादी एक भौतिकवादी पाश्चात्य दर्शन है जो समाजवाद की बात करता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में,
सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है। इस चीज को याद रखिएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति का वर्णन कहाँ है, सतपुड़ा के जंगल कविता में आया। निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है, तो वह मुर्गे और तीतर को पालकर बैठी है। दूसरे सप्तक के कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति मुर्गे और तीतर नामक पक्षियों को पालकर बैठी है। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी, पंचसती, अंधेरी कविता, बुनी हुई रस्सी, इनके अन्य काव्य ग्रंथ शेष विकल्प असंगत हैं। अगला है रामचरितमानस के उत्तरकांड में निम्नलिखित में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य आशुफलदायिनी कहा है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य एवं आशुफलदायिनी कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। इसी के वजह से कहीं ना कहीं तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे आरोप लगते हैं कि वह उन्होंने कबीर को बस एक छोटे से पंक्तियों में लिख करके कुछ ही पन्नों में समेट दिए, जबकि तुलसीदास को इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक लिखा। अगर कहा जाता हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर नहीं आते तो कबीर का अस्तित्व तो हिंदी साहित्य से एक समय के बाद मिट जाता, जिसको दबाने का कार्य किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और सबसे ज़्यादा उभारने का काम तुलसीदास को किसने किया है, तो आचार्य राम शुक्ल ने। आचार्य राम शुक्ल के प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के संपादन किए। इनके अन्य ग्रंथों में हिंदी कोविद रत्नमाला, रूपक रहस्य, साहित्य लोचन आदि प्रमुख है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के प्रमुख रचना में कमायनी का पुनर्मूल्यांकन किनका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी नवलेखन, कविता का पक्ष, भक्ति काव्य यात्रा आदि प्रमुख है। मलयज के प्रमुख कृतियों में जख्म के फूल, अपने होने का प्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख हैं। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। यह जब निजामुद्दीन चिश्ती जो है इनके गुरु हजरत निजामुद्दीन ओलिया जो इनके गुरु थे, उनके मृत्यु हो जाने पर यह पंक्ति जो है वह अमीर खुसरो ने लिखा था। तो क्या उपयुक्त अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है, यह जो संदर्भ हजरत निजामुद्दीन ओलिया की मृत्यु पर कहा है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। यह दुआ आमिर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन ओलिया की मृत्यु पर कहा था। गौरतलब है कि खुसरो के अपने गुरु से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे। उनका परलोक व खुसरो के लिए अगाध समानता, अन्य प्रदत्त विकल्प असंगत, इसका कार्य संदर्भ इसमें कोई साम्य नहीं है। अगला है ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, तब अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। स्वयं से असंतुष्टि, आत्मलोचन और असमंजस्य की स्थिति, आत्म मंथन। देखिए यहाँ जो है मुख्य रूप से असमंजस्य की स्थिति में है। वह एक तरफ से कह रहा ओ मेरे आदर्शवादी मन, अपने आप को आदर्शवादी भी साबित कर रहे हैं। ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, खुद को सिद्धांतवादी भी कर रहे हैं। अब तक क्या किया भाई साहब, आपके आदर्शवादी हैं, सिद्धांतवादी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जीवन क्या जिया, यानी कि वो खुद पे असमंजस्य में है, वो द्वंद्व में है कि हमने क्या जिया नहीं जिया। तो वही कह रहा ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। इन पंक्तियों के आधार पर असमंजस्य की स्थिति वाला प्रदत्त विकल्प मेल नहीं खा रहा है, जबकि स्वयं असंतुष्टि, आत्मलोचन एवं आत्ममंथन भाव उपयुक्त पंक्ति संबंध हो रहा है। अगला है यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकल्प रूपक है तो भी बड़ा ही भयावह और श्लाघ्य है। क्या रहा, यदि श्रद्धा और मनु, ये कमायनी से है जो जयशंकर प्रसाद के, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकल्प और रूपक है तो वो है तो भी बड़ा और भावमय है
और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? यह जो कथन है वह किनका है? तो यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का, जो कामायनी के, जयशंकर प्रसाद को जो कामायनी के कहाँ से लिया गया? भूमिका से लिया गया है। कहाँ लिया गया? कामायनी के भूमिका से लिया गया है। अब हम लोग अगला देखेंगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में उपयुक्त कथन, यदि श्रद्धा और मनु, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन का सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और शालज्ञ है। जयशंकर प्रसाद का यह उन्होंने कामायनी की भूमिका में लिखा है। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक गजानन माधव मुक्तिबोध का। कामायनी एक पुनर्विचार किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कवि सुमित्रानंद पंत नांदुल वाजपेयी की रचना है। अगला हम लोग देखेंगे 27। साधो देखो जग बौराना, साची कहे तो मारन धावे, झूठे कहे तो जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमान, आपस में देऊ लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जान। देखो साधो यानी कोई अगर कह रहा है कि सच कहो, साधो कह रहा है कि लोग देखो, सच कहे तो मारन दौड़े, झूठ कहे तो जग पतियावे। हमने सच कह रहे हैं तो लोग मुझे मारना दौड़ रहे हैं, और अगर हम कह रहे हैं, झूठ बात कह रहे हैं तो लोग मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत मान रहे हैं लोग। और क्यों? अगर हिंदू लोग कहते हैं राम मेरा है, हिंदू लोग क्या कहते हैं कि राम मेरा है, और मुसलमान लोग क्या कहते हैं कि रहमाना मेरा है। आपस में देऊ लड़े, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। कौन सा मर्म वास्तविक में राम का जो मर्म है उसे कोई नहीं जानता है। यह क्या है? यह मुख्य रूप से धार्मिक असहिष्णुता है। इसमें साधो देखो जग बौराना, साची कहे तो मारन धवे, झूठे जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमान, और आपस में देऊ लड़े मरतू मरम कोई नहीं जाना। इन पंक्तियों में धार्मिक असहिष्णुता का संदेश नहीं, जबकि धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द और एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा का संदेश उपयुक्त पंक्तियों में मौजूद है। कवि निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना साखी शब्द रमेनी है, जिसे धर्मदास ने बीजक नामक में संपादित किया था। बीजक का संपादक किसने किया? धर्मदास ने किया है। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में किस उपन्यास का पात्र है? यह जो जिंदगी नामक उपन्यास के पात्र हैं। करम बीबी और सरफराज नामक पात्र जिंदगी नामक उपन्यास के हैं, जिसकी रचना कृष्ण शोभती ने 1979 ईस्वी में की, जबकि डार से बिछुड़ी सूरजमुखी अंधेरे 1972 में, और यारों की यार कृष्णा शोभती की अन्य रचना है। यानी कि यह जो है जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1979। मानस का हंस का उपन्यास के पात्र नहीं। कौन है? वीरपाल और जानवी नहीं है, जबकि बेनी माधव पंडित गंगाराम मानस का हंस का पात्र है। गंगेश्वर मंगलू है, नंददास शिवचरण वैद्य हैं। वीरपाल सिंह जानवी पात्र युग्म अमृत नागर के उपन्यास मानस का हंस से संबंधित नहीं है, जबकि बेनी माधव पंडित गंगाराम गंगेश्वर मंगलू नंददास शिवचरण वैद्य मानस के हंस के पात्र हैं, जो उपन्यास के कथा वस्तु के समय समय पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक कस्बा नुमा गांव सिपालगंज की कहानी वर्णित है? यह राग दरबारी में है। राग दरबारी उपन्यास उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक कस्बा नुमा गांव सिपालगंज की कहानी वर्णित है, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास, जबकि आधा का उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले गंगोली गांव की कहानी है, जिसकी रचना राही मसूम रजा ने की है। गली आगे से मुड़ती है उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह की कृति है। जल टूटता हुआ उपन्यास रामदरस मिश्र का है। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। अगर आप लोग
अब फिर से एक बात आप लोग को जानकारी दें, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप 7643007052 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से आपको आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हाय लिखेंगे, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आपको टेलीग्राम का, सब जगह मैं आपको लिंक यहाँ भेज दूंगा। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म होता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।